नमस्कार। कहानियों की चादर में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है दिल्ली के उन संकरी गलियों की जहां हवा भी भीड़ से थक कर रुक रुक कर चलती है। ये कहानी है दिल्ली के सरोजिनी नगर बाज़ार की, जो अपनी पूरी रौनक में फैला हुआ था। वहाँ की हर सांस में सौदेबाजी की खुशबू घुली हुई थी, जैसे ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी खुशी को सस्ते दामों में नीलाम किया जा रहा हो। लोग आते थे, ठेल मठेल में खो जाते थे। उनके चेहरों पर वो उत्साह चमकता था जो सिर्फ सस्ते सौदों से ही मिलता है। एक ऐसा उत्साह जिसमें लालच की हल्की सी चमक होती है, लेकिन डर की कोई परछाई नहीं। बाजार की आवाज़ें चारों तरफ गूंज रही थी। दुकानदारों की तेज पुकारें, ग्राहकों की मोल भाव की हल्की हल्की हंसी, जो कभी जीत की खुशी में बदल जाती थी तो कभी हार की निराशा में। इस सब के बीच विशाल चला जा रहा था, एक साधारण मध्यम वर्गीय आदमी जिसके कदमों में थोड़ी सी जल्दबाजी थी और आंखों में वो चालाकी जो हर सौदे में फ़ायदे की तलाश करती थी। उसकी ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ था, जैसे हर सांस उसके बैंक बैलेंस से जुड़ी हुई हो। उसकी पत्नी पायल अक्सर उसे प्यार से डांटती थी। उसके शब्दों में वो कोमल चिंता होती थी जो पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है। अरे विशाल, इन सब चीज़ों पे पैसे मत तोला करो। ज़िंदगी आराम से जी जाती है, इसमें थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी बेफिक्री भी चाहिए। लेकिन विशाल हमेशा हंसकर टाल देता था। उसकी हंसी में वो आत्मविश्वास होता था जो सिर्फ कंजूस लोग जानते हैं। वो कहता, पैसा ही तो सब कुछ है पायल। महंगा खरीदने में समझदारी नहीं होती, बचाने में होती है। और मैं तो बस अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर पायल का दिल थोड़ा सा दुखी हो जाता था, लेकिन वो चुप रह जाती थी, क्योंकि उसके प्यार में वो विश्वास था कि एक ना एक दिन वो बदल जाएगा। उस दिन सरोजनी की भीड़ और ज़्यादा उमड़ रही थी, जैसे सारा शहर सस्ते कपड़ों की तलाश में इकट्ठा हो गया हो। विशाल की नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ एक अधेड़ उम्र का दुकानदार पुराने कपड़ों के ढेर के पीछे बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में वो चालाकी थी जो हर व्यापारी की पहचान होती है। कपड़ों से एक हल्की सी अजीब गंध आ रही थी, जैसे धूप और नमी ने मिलकर कोई पुराना रहस्य सड़ने दिया हो। वो गंध जो नाक में चुभती थी, लेकिन विशाल ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसके लिए सौदा ही महत्वपूर्ण था। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, ओरिजिनल एक्सपोर्ट माल है, एकदम सस्ता। देखो ये शर्ट और ये टी शर्ट, दोनों साथ लोगे तो फुल डिस्काउंट दूंगा। ऐसा लगता था जैसे वो कोई उपहार दे रहा हो। विशाल ने दोनों कपड़े उठाए। एक सफ़ेद टी शर्ट जिस पर हल्की गुलाबी डिज़ाइन थी, जो देखने में इतनी नाजुक लग रही थी जैसे किसी की कोमल यादें उसमें बुनी गई हों, और दूसरी काली पैंट जो बिल्कुल नई लग रही थी, लेकिन छूने पर एक ठंडी सी सिरहन देती थी, जैसे कोई ठंडा सा स्पर्श जो दिल को छू कर जाता हो। विशाल के मन में थोड़ी सी हिचक हुई, लेकिन सस्ते दाम की लालच ने उसे जीत लिया। विशाल ने पूछा, तो भैया क्या भाव लगाओगे? उसकी आवाज़ में वो उत्सुकता थी जो हर कंजूस की होती है। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए बहुत धीरे से कहा, जैसे कोई रहस्य बता रहा हो, अरे बाबूजी, इससे कम में क्या लोगे? बस इतना ही और ले लो, ये कपड़े तुम पे बहुत जचेंगे। विशाल ने फिर आगे बिना कुछ सोचे वो दोनों कपड़े ले लिए। उसके दिल में वो खुशी थी जो सौदा जीतने से मिलती है, लेकिन हवा में एक हल्की ठंडी फूंक चली, जैसे किसी ने चुपके से चेतावनी दी हो, और वो अनजान रहा। अगली सुबह रविवार की थी, वो सुबह जो आमतौर पर शांति और पूजा से भरी होती है, लेकिन आज कुछ अलग था। विशाल ने वो काली पैंट पहनी, और जैसे ही वो उसके शरीर से चिपकी, उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई, एक ऐसा अहंकार जो उसका अपना नहीं था, लेकिन जो अब उसके हर विचार में घुल गया था। पायल ने उसे देखा और मुस्कुराई। उसके चेहरे पर वो प्यार था जो पत्नी का होता है। उसने कहा, अरे वाह, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो विशाल। चलो पूजा कर लो, फिर मार्केट चलेंगे। आज का दिन साथ बिताएंगे। लेकिन विशाल ने झट से मना कर दिया। उसकी आवाज़ में एक कड़वाहट थी जो पहले कभी नहीं थी। उसने कहा, अरे पायल,
छोड़ो ना, आज मूड नहीं है पूजा का, और वैसे भी मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। मैं निकलता हूँ, शाम को डिनर पर चलते हैं। पायल चौंक गई। उसके दिल में एक हल्की सी चुभन हुई, क्योंकि विशाल तो हर रविवार पूजा करता था और वो उसकी आदत थी, उसकी आस्था थी। उसने कहा, क्या विशाल, तू तो हर रविवार पूजा करता था ना, तो आज क्या हो गया? विशाल मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में एक अलग सी चमक थी, जैसे कोई और उसकी आंखों से झांक रहा हो। उसने कहा, अरे कुछ नहीं, बस आज कुछ नया ट्राई करते हैं। शाम को जब वो डिनर पर गए, रेस्टोरेंट की रोशनी में विशाल की आंखें चमक रही थी और उसने कहा, आज कुछ तंदूरी खाने का मन है, चिकन मंगाते हैं। पायल को आश्चर्य हुआ, क्योंकि विशाल ने जिंदगी में कभी मांस छुआ तक नहीं था और शराब तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आज वो बड़े शौक से चिकन के टुकड़े तोड़ रहा था, शराब का ग्लास उठा रहा था। उसकी हर हरकत में एक अहंकार था, एक अकड़ जो किसी राक्षस की तरह लग रही थी। पायल उसे देखती रही। उसके दिल में डर की एक लहर उठी, क्योंकि ये विशाल नहीं था, ये तो कोई और ही लग रहा था। उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था, सिर्फ एक ठंडी उदासीनता थी। रात को घर लौटे तो कमरे में पूजा की अगरबत्ती बुझी हुई थी और दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर के सामने तेल की बूंदें गिर रही थी, जैसे कोई आंसू बहा रहा हो। पायल को लगा शायद हवा होगी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा शक जागा। वो आवाज़ जैसे किसी की कराह थी। अगली सुबह हुई। नहा धोकर विशाल ने वो सफ़ेद टी शर्ट पहन ली और जैसे ही वो उसके शरीर पर चढ़ी, उसके अंदर एक कोमलता फैल गई, एक ऐसी नरमी जो औरत की तरह थी, जो उसके हर भाव में घुल गई। कुछ देर में ऑफिस जाने की बजाय वो रसोई में खड़ा था। उसकी आवाज़ नर्म हो गई थी, जैसे कोई मीठी लोरी गा रहा हो। उसने कहा, पायल, आज नाश्ता मैं बनाता हूँ, तुम आराम करो। वो फ्राई पैन में धीमे धीमे पराठे सेक रहा था, प्याज काटते हुए गुनगुना रहा था। उसके हाथों में वो नाजुकता थी जो किसी गृहिणी की होती है। पायल डर के मारे बस उसे देखती रही। उसके दिल में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि ये विशाल नहीं था, ये तो कोई और ही लग रहा था। उसकी चाल में वो मर्दानगी नहीं थी, सिर्फ एक औरत की कोमलता थी। हिम्मत जुटाकर पायल ने पूछा, आज तू खाना बना रहा है विशाल? तुझे तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। विशाल मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक औरत का सुकून था। उसने कहा, तू बैठ जाना, मैं बना लूँगा। उसकी ज़ुबान फिसल गई और पायल का दिल धड़क उठा, क्योंकि वो बना लूँगी कहकर रुक गया था, जैसे कोई रहस्य बाहर आ गया हो। वो उससे नर्म लहजे में बात कर रहा था, जैसे कोई सहेली बात कर रही हो। रात को उसने चूल्हे के पास बैठकर बड़ी देर तक चाय पी। उसके चेहरे पर वो शांति थी जो किसी अधूरी कहानी को पूरा करने से मिलती है। और फिर पायल से बोला, तुझे पता है पायल, खाना बनाना कितना सुकून देता है, जैसे किसी की अधूरी कहानी पूरी हो रही हो, जैसे दिल की हर तड़प शांत हो रही हो। उसकी आवाज़ में एक औरत का सुकून था और एक हल्की सी सिसकी और नज़ाकत भी, जैसे कोई पुराना दर्द छिपा हुआ हो। हवा में धीमी सिसकियों की गूंज उठी और बर्तनों की हल्की ध्वनि जैसे किसी की यादों को हिला रही हो। अब ये सिलसिला रोज़ का हो गया। हर दिन एक नया डर पायल के दिल में घर कर रहा था। जिस दिन विशाल काली पैंट पहनता, वो बन जाता एक अकड़ू, शराबी और गुस्सैल आदमी। उसकी आंखों में पूजा से दूर भागने की हलचल होती थी, जैसे कोई राक्षस उसके अंदर जाग उठा हो और वो हर बात पर चिल्लाता, जैसे उसका अपना कोई नियंत्रण ही ना हो। और जिस दिन वो सफ़ेद टी शर्ट पहनता, उसकी चाल नरम पड़ जाती, आंखों में कोमलता आ जाती और हाथ रसोई में नाचने लगते, जैसे कोई औरत उसके शरीर में समा गई हो। उसके हर भाव में वो प्रेम और दर्द मिश्रित होता, जो किसी की अधूरी जिंदगी का हिस्सा लगता। पायल अब डरने लगी थी। उसका हर पल एक यातना जैसा बन गया था, क्योंकि वो अपने पति को खोती जा रही थी। रात को नींद नहीं आती थी। उसके मन में सवाल घूमते रहते थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, मेरा विशाल कहाँ चला गया। एक रात उसने देखा, विशाल आईने में खुद को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वो धीरे से बोला, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो।
और ये कहकर वो ज़ोर से हंसा, लेकिन वो हंसी जैसे किसी और की थी, एक महिला की हंसी जो उसके गले से निकल ही नहीं सकती थी। वो हंसी जिसमें दर्द और खुशी का मिश्रण था। पायल के दिल में डर की चीख उठी और उसी पल आईने की टूटने की आवाज़ गूंज गई। फिर सन्नाटा छा गया, जैसे कोई रहस्य और गहरा हो गया हो। पायल अब सह ना सकी। उसके दिल में वो डर इतना बढ़ गया था कि वो सिहर उठती थी। अब पैटर्न साफ था। पैंट पहनता है तो विशाल एक राक्षस जैसा बन जाता है और उसकी हर बात में क्रोध और अहंकार घुला होता है। और टी शर्ट पहनता है तो जैसे कोई औरत उसमें समा जाती है। उसके हर स्पर्श में वो कोमलता होती जो डरावनी लगती थी। पायल से अब और न रुका गया। वो अगले दिन सरोजनी चली गई। उसके कदमों में वो दृढ़ता थी जो डर से जन्म लेती है। वही दुकान ढूंढने जहाँ से अभिशाप शुरू हुआ था। वहाँ वो बूढ़ा दुकानदार बैठा था, लेकिन अब उसका चेहरा और थका हुआ लग रहा था, जैसे कोई बोझ उसके कंधों पर हो। पायल ने कांपते हुए कहा, आपने जो कपड़े बेचे थे मेरे पति ने खरीदे थे, वो आप कहाँ से लाते हो? सच बताओ, नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। दुकानदार ने सहजता से कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा डर था। उसने कहा, मैडम, ये कपड़े बाहर से आते हैं, विदेशों से, होटल से, लॉन्ड्री से, कहीं से भी आ सकते हैं। हम तो बस धुलवा कर बेच देते हैं। किसका क्या हिसाब हमें क्या मालूम, तभी तो इतने सस्ते मिलते हैं। पायल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके दिल में वो सच्चाई उतर आई कि सस्ता सामान भी कभी कभी बहुत भारी कीमत ला सकता है, जैसे किसी की आत्मा की कीमत। पायल घर पहुंची। उसके मन में वो डर और दृढ़ता दोनों थे, और विशाल आज काली पैंट और टी शर्ट दोनों में था। उसकी आंखें लाल थी और हाथ में बियर की बोतल, जैसे उसके शरीर पर कोई काबीज हो। उसने पूछा, कहाँ गई थी तू? उसकी आवाज़ में वो क्रोध था जो दिल को चीर देता है। पायल सिहर गई, लेकिन उसके प्यार ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, तू विशाल नहीं है, बता तू कौन है और ये सब क्या हो रहा है? उसने ज़ोर से हंसते हुए बोला, चल जा, अपना काम कर। लेकिन उसकी हंसी में वो डर था जो छिपा नहीं छिपता। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके होठों से एक औरत की आवाज़ निकली, मुझे मत जलाना, मुझे मत जलाना, मैं अधूरी हूँ। उसके शब्दों में वो तड़प थी जो किसी अधूरी प्रेम कहानी की होती है। कमरे की लाइट्स झिलमिलाई, दरी अपने आप खिसक गई और दीवारों पर साए उभर आए। एक मर्द और औरत के साए जो जैसे जीवित हो उठे हों। उनके बीच वो अनकही कहानी थी जो डर पैदा करती थी। अचानक से विशाल उठता है और गुस्से में पायल की ओर भागता है। पायल कमरे की देहरी पर ही खड़ी ये सब देख रही थी। बिना देरी किए तुरंत कमरे से बाहर निकलकर पायल ने कमरे की कड़ी लगा दी और फिर डरते डरते तुरंत ही अपनी पड़ोसी दोस्त रीमा के घर भागी और फिर उसे उसने सारी कहानी बताई। तभी रीमा ने उसके गांव के एक सिद्ध माने हुए बाबा के बारे में बताया। उसका गांव ज़्यादा दूर नहीं था, कुछ 2 घंटे का ही रास्ता था। तो तुरंत दोनों बिना देरी किए गांव की ओर निकल पड़ी और उन्हीं बाबा के पास गई जिनके बारे में गांव में कहा जाता था कि वो दिखने से पहले वाली चीज़ें देख लेते थे। उनके चेहरे पर वो शांति थी जो ज्ञान से आती है। बाबा ने पायल की सारी कहानी ध्यान से सुनी और फिर सोचने के बाद बोले, बेटी, तेरे पति के उन दोनों कपड़ों में अधूरी रूहें बसी हैं। एक पुरुष जो शराब, अहंकार और मांस में डूबा था, उसकी जिंदगी में वो क्रोध था जो सब कुछ नष्ट कर देता है, और एक स्त्री जो बहुत कोमल थी, प्रेम में अधूरी रह गई थी। उसके दिल में वो दर्द था जो कभी ख़त्म नहीं होता। दोनों की मृत्यु अकस्मात हुई थी और इनके कपड़े तेरे यहाँ तक पहुँच गए। अब जब भी तेरा पति वो कपड़े पहनता है तो वो आत्माएं उसके अंदर जीवित हो उठती हैं, जैसे उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। पायल के चेहरे से तो रंग ही उड़ गया। उसके दिल में वो डर और दुख मिश्रित था। उसने कहा, तो मैं क्या करूं बाबा, मेरी जिंदगी कैसे बचेगी? बाबा बोले,
उन्हें जलाना होगा, मगर ध्यान से। रात को अकेले मत जाना। कपड़ों के साथ कुछ ऐसा रख देना जो आत्मा को उनके जीवन की याद दिला सके। शायद एक शराब की बोतल और एक फूल। और कहते हुए ये बोलना कि अब तुम आज़ाद हो, जैसे उनकी आत्माओं को मुक्ति दे रही हो। घर वापस लौटकर पायल ने देखा कि जिस कमरे में विशाल को उसने बंद किया था, अब वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सब शांति थी। डरते डरते गेट खोलकर देखा तो विशाल कमरे के कोने में पड़ा बेड पर शराब के नशे में चूर सोया हुआ था और उसके वही दोनों कपड़े दीवार पर लटके हुए थे। मतलब साफ था कि विशाल अब कपड़े हटा देने से नॉर्मल हो चुका था। पायल ने उसी क्षण लपक के पहले दोनों कपड़ों को घर के बाहर एक पॉलीथिन में रख दिया और विशाल को आराम से उठाकर सारी बातें बताई, और ये भी कि आज रात उन्हें जो बाबा ने करने को बोला था। दोनों ने रात होने का इंतज़ार किया। रात के सन्नाटे में पायल और विशाल नदी किनारे पहुंचे। हवा में हल्का कोहरा था, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। कपड़े ज़मीन पर रखे, उनके बीच वो शराब की बोतल और फूल, जैसे उनकी अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश हो। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन पायल के दिल में डर की अंधेरी रात थी। उसने कहा, उसकी आवाज़ में वो दृढ़ता और प्यार था, अगर इनमें किसी की आत्मा है तो अब जाओ, हम तुम्हें मुक्त करते हैं। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं अब पूरी हों। कपड़े जलते ही हवा में चीख सी उठी, जैसे कोई दर्द बाहर आ रहा हो। आग ऊंची उठी और जैसे दो परछाइयाँ धुएं में दिखी, एक मर्द की, दूसरी औरत की। दोनों पल भर में एक दूसरे की ओर देखे, जैसे उनकी कहानी पूरी हो रही हो, और फिर लपटों में समा गए, जैसे उन्हें मुक्ति मिल गई हो। विशाल वहीं बेहोश हो गया। उसके चेहरे पर वो थकान थी जो लंबे संघर्ष के बाद आती है। सुबह विशाल ने आंखें खोली। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कोई बुरा सपना खत्म हो गया हो। उसने पूछा, क्या हुआ कल? मुझे कुछ भी याद नहीं है। पायल ने बस इतना कहा, अब सब ठीक हो गया है। लेकिन उसकी मुस्कान में डर था, क्योंकि जब वो घर लौटी तो राख के बीच उसे एक नया लाल धागा मिला जो किसी कपड़े से चिपका रह गया था। उसने डरते डरते उठाया और देखा, धागा अपने आप हिल रहा था, मानो अब भी किसी की सांसें उसमें बाकी हों, जैसे कहानी अभी पूरी नहीं हुई। और उसी रात जब विशाल आईने में खुद को देख रहा था तो खुद को देखते हुए पायल से बोला, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? कहते हैं सरोजनी की गलियों में कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो बिकते नहीं हैं, बस अपना अगला शिकार ढूंढते हैं। उनकी हर सिलाई में कोई अधूरी आत्मा छिपी होती है। इसलिए अगली बार जब कोई कपड़ा बहुत सस्ता लगे तो एक बार सूंघ लेना, कहीं उसमें किसी की आखिरी सांस तो नहीं बसी। वो सांस जो डर बनकर ज़िंदगी में घुल जाती है और कभी नहीं जाती। तो आशा है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें